2011 में मेरे ऊपर एसिड अटैक मेरे हस्बैंड ने कर दिया था। और ऐसे टाइम पे बताऊँ मैं जैसे दिल से बता रही हूँ कि मुझे कानून पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो आज भी हमें उतनी ही प्रॉब्लम करनी पड़ती है जितनी 2011 में करनी पड़ती थी। मेरे एक रिश्तेदार है, उन्होंने बोला था कि इसको जहर का इंजेक्शन दे दो, ये मर जाए, इसके जिंदा रहने से कोई मतलब नहीं है। 3 साल से मैं दौड़ रही हूँ, आज भी कंपनसेशन मुझे नहीं मिला, कहीं भी जॉब नहीं दी गया, इसलिए कि आपका चेहरा खराब है, मेरे कस्टमर डर जाएंगे। अब एक बहुत बड़ा सपना है, अपनी मम्मी को मैं अभी अपना खुद का घर खरीद के देना चाहती हूँ। अमूमन जो लड़कियां हैं उनको बड़ा आईने से बड़ा प्यार होता है, आईना देखती हैं, वो सजती संवरती हैं। आप लोगों की कैसे सोच बदल जाती है जब ये घटना हो जाती है, या आपस में आप लोग कैसे बात करते हैं? मैं अपने बताऊं, मैं अपने घर में मैंने 6 साल मैंने शीशा नहीं देखा। मेरा नाम कुंती सोनी है और मैं लखनऊ से हूँ, राजाजीपुरम से। मैंने पढ़ाई तो नहीं की, मतलब मैं कभी स्कूल नहीं गई। मेरे जो फैमिली थी वो शुरू से बहुत गाँव वाली सोच के टाइप की थी, तो मतलब मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे पढ़ाया नहीं। और जब मैं 15 साल की थी तब मतलब मेरी शादी हुई थी और हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। मेरे पापा और मेरे ससुर जी दोनों फ्रेंड थे, तो उन लोगों ने ऐसे शादी फिक्स कर दी थी। और तभी हमारी शादी 2009 में हुई थी। और 2009 में और 2011 में मेरे ऊपर एसिड अटैक मेरे हस्बैंड ने कर दिया था। मैं उस टाइम पे लड़कियों को इतनी समझ नहीं होती थी कि उस टाइम पे सच बताऊँ, मतलब मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। और बल्कि मुझे घूमने का फिरने का बहुत शौक था, शुरू से ही बचपन से मुझे बहुत घूमने फिरने का शौक था। लेकिन फैमिली पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो कहीं जाने आने भी नहीं देते थे, इसीलिए उन्होंने स्कूल में एडमिशन वगैरह भी नहीं कराया। और बहुत कम एज में शादी कर दी, जब मैं 15 साल की थी। मतलब मुझे उस टाइम पे शादी का मतलब भी नहीं पता था। तो मतलब ये था कि मतलब मैंने मम्मी को बोला भी कि मुझे शादी अभी नहीं करनी है, मैं अभी मतलब तब ये इतना कानून भी नहीं था और तब पापा मम्मी की सारी बातें सुनी जाती थी। तो मतलब 15 साल की एज में मेरी शादी कर दी गई थी। और ना ही मैं अपने हस्बैंड को जानती थी और किसी को भी नहीं जानती थी अपने ससुराल में। और क्या कहते हैं कि मतलब शादी हो गई, चलो ठीक है, हो गई शादी बिना देखे हो के हमारी शादी हो गई थी। और उसके बाद से मेरे हस्बैंड, जब मैं शादी करके अपने घर गई, ससुराल गई, तो वहाँ पे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे। फिर वो शादी के दूसरे दिन ही वो हैदराबाद में मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, वो वहीं चले गए। फिर आना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, ये सब करते थे। जब ये घटना हुई आपके साथ 2011 में, आप बता रही हैं, उस समय आपकी जिंदगी कैसी चल रही थी, आपके क्या सपने थे घटना से पहले? उस टाइम पे घटना से पहले तो क्या कहते हैं, लाइफ मतलब ठीक थी, हस्बैंड से परेशान थी। लेकिन मेरे घर में मतलब मुझे बहुत वो करते थे, लेकिन ये नहीं था कि मतलब हमने आसपास कभी एसिड अटैक या इन चीज़ों के बारे में नहीं सुना, और हमारे यहाँ कभी एसिड यूज़ भी नहीं होता है। तो मतलब अटैक से पहले तो मतलब एक वैसे मानो कि मतलब मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। और जब मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक वगैरह करते थे, वो मुझे पैसे वगैरह नहीं देते, मैं कंपनी में जॉब करती थी। तो जब वहीं से मैं शाम को 7 बजे निकली, तब मेरे हस्बैंड ने मुझ पर एसिड डाला था। और जब एसिड डाला था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ लिक्विड टाइप में डाले। मतलब मेरी कंपनी के गेट वहाँ पे थोड़ी दूर पे ले गए थे, हाथ पकड़ के, वहाँ पे बहुत अंधेरा था। तो मुझसे बोले कि तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो मैंने कहा चलो। हाँ, मेरे हस्बैंड उस दिन भी उन्होंने मतलब इतना पी रखे थे कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, तो गई, तो उन्होंने मेरे सर पर से कुछ लिक्विड सा डाला। 1 मिनट तो बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, लेकिन अजीब सा लग रहा था। फिर उसके 2 मिनट बाद ही मेरे कपड़े, मैंने जो कपड़े पहने थे वो ऐसे जैसे प्लास्टिक जल के गिरती है, उसी तरीके से मेरे कपड़े जल रहे थे। और मेरी स्किन मतलब इतना जल रहा था कि जैसे कि किसी ने मुझे जलते हुए आग में डाल दिया है। तो मतलब मैं उस अंधेरे से वहाँ से चिल्लाते-चिल्लाते आई कंपनी के अपने गेट के पास। वहाँ मैं बोली कि मतलब मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ जॉब करती थी, वो उसने बोला कि क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं, मेरे सर पे कुछ डाल दिया मेरे हस्बैंड ने। तो उसने क्या किया, ऐसे रुमाल ऐसे करके लगाया, तो उसका हाथ रुमाल दोनों जल गया। तब उसने बताया कि ये एसिड है। तो उसी टाइम पे मतलब तो मैं बेहोश हो गई थी, वहीं कंपनी के बाहर ही मतलब मैं बेहोश पड़ी थी। तो मेरी फ्रेंड ने पुलिस वालों को कॉल किया, फिर पुलिस वाले आए, तो मेरे हस्बैंड को तभी पकड़ लिया था, क्योंकि उन्होंने इतनी ड्रिंक की हुई थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। तो पुलिस वाले ही मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे और फिर उन्हीं लोगों ने ही मेरा। हम जानते हैं कि इस घटना को याद करना आपके लिए मुश्किल होगा और मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन आपको किस वजह से निशाना बनाया आपके हस्बैंड ने? निशाना इसलिए बनाया कि मेरे हस्बैंड किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहते थे, ऐसा मतलब मुझे सुनने में मैं ये बताया, मेरी नंद ने ही मुझे ये बात बताई थी।
वरना सोचिए कि कौन सा हस्बैंड होगा कि शादी के दूसरे दिन ही वो जॉब पे वापस हैदराबाद चला जाएगा वो, और वहाँ से ना मुझे कॉल करना। तब तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, और मेरे ससुर जी के पास फ़ोन था, वो उस पे फ़ोन ऑन भी नहीं करते थे। मतलब फ़ोन करते थे, सिर्फ़ अपने घर वालों से बात करते थे, मुझसे कभी बात नहीं करना। और 3-4 महीने में आते भी थे तो सिर्फ़ ड्रिंक करते थे और चुपचाप सो जाते थे। मतलब कितने ऐसे दिन आपकी शादी चली? मुश्किल से 1.5 साल, मतलब 1.5 साल ऐसे था कि मतलब वो साथ में हमारे इतने साथ नहीं रहे हैं। 1.5 साल मतलब मेरे साथ नहीं रहे वो। 2011 में ये हमला हुआ, 22 अक्टूबर। जी, आप कंपनी में काम कर रही थी, आप निकली और ये जी। घटना हुई। उसके बाद आपकी ज़िंदगी कैसे बदली? आप हॉस्पिटल में कितने दिन रही? किस तरह से आपकी ज़िंदगी? देखिए, अटैक के बाद से तो मतलब मैंने और मेरे फैमिली ने भी मतलब वो परेशानियाँ देखी जो शायद वो जिसके ऊपर अटैक होता है, शायद वही वो उन्हीं के घरवाले ही समझ सकते हैं कि उस टाइम पे हमने कितनी मुश्किलों का सामना किया था। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ, पुलिस वाले ठीक है हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद मतलब ये था कि फिर मेरी फैमिली को बताया गया, मेरी फैमिली से मतलब मेरे पापा-मम्मी सब लोग आए। उसके 1 हफ्ते बाद ही मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया था। और मैं 1 महीना सिविल हॉस्पिटल में थी। उसके बाद से मतलब मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं अब मर जाऊँगी, तब मर जाऊँगी। वो जो एसिड का जलन होता है ना, वो जल्दी से जाता नहीं है। मतलब बहुत सारे इलाज हुआ, सब कुछ हुआ, प्राइवेट भी मेरे पापा ने मतलब बताया। उस टाइम पे सिर्फ़ था कि मेरे पापा ही घर में कमाने वाले थे। फिर मेरे अटैक के बाद से पापा को भी हार्ट अटैक वग़ैरह आ गया, तो घर में मतलब इतनी परेशानियाँ आ गई थी कि खाने तक को भी नहीं था हमारे पास। और ऐसे टाइम पे तो रिश्तेदार मतलब सिर्फ़ कहने के लिए रिश्तेदार होते हैं, पर उस टाइम पे कोई भी साथ नहीं देता। रिश्तेदार नहीं देते, आस-पड़ोस के लोग नहीं देते। बल्कि वो लोग ऐसा कहते थे कि ज़रूर तुमने कुछ किया होगा इसलिए तुम्हारे हस्बैंड ने ऐसा किया। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे गलती चाहे लड़के की हो, चाहे लड़की की ना हो, लेकिन लोग हमेशा टारगेट लड़कियों को ही करते हैं कि तुमने ऐसा कुछ किया होगा, तभी तुम्हारे हस्बैंड ने ऐसा किया। मतलब इसी तरह मतलब बहुत सारी परेशानियाँ आईं, बहुत सारी दिक्कतें आईं। उस टाइम पे हमें अपना घर बेचना पड़ा था, मेरे पापा ने घर बेच दिया। फिर मेरी सर्जरी वग़ैरह, इलाज के लिए? हाँ, इलाज के लिए मतलब पापा ने घर-वर बेच दिया था हमारा। कितनी लंबी प्रक्रिया थी इलाज की? लंबी क्या 2011 में से लेके और 2015 तक तो हमने सर्जरी वग़ैरह सब 4 साल। इलाज-विलाज कराया। उसके लिए आपके परिवार को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। हाँ, और आज भी मतलब हम लोग किराए पे रहते हैं। अभी पिछले मंथ ही मेरे पापा की डेथ हो गई। तो अब पहले तो ये घर था, पापा ने बेच दिया। अभी भी हम किराए पे रहते हैं। बहुत मतलब अभी भी मुश्किलें हैं, लेकिन उस हिसाब से जिस हिसाब से अटैक के टाइम पे मतलब हम लोग को हुआ था, मेरे छोटे-छोटे भाई-बहन थे घर में, कोई करने वाला भी नहीं था। ये 4 साल जब आपका इलाज चला और आपकी बहुत कम उम्र में शादी हुई है, ये किसी के लिए भी मानसिक रूप से तोड़ने वाली स्थिति होती है और आसान नहीं होता कि आप खुद को संभालें। ये भी आसान नहीं होता कि आप अपनी बातें सबके साथ कहें, शेयर करें। तो आपने खुद को मानसिक रूप से कैसे संभाला? उस टाइम पे तो ऐसा था कि मानसिक रूप तो मतलब मेरी बिल्कुल भी बहुत खराब थी। मैं बार-बार सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। मैंने बहुत बार सुसाइड करने की कोशिश की। इन 4 सालों में जब आपका 4 सालों में जब मैं हॉस्पिटल से आई और उसके बाद से मतलब मेरा चेहरा ना एकदम एकदम डरावना सा हो गया था। कोई मतलब मुझसे बात नहीं करता था, मेरे पास नहीं बैठता था, सिर्फ मतलब मेरी फैमिली बैठती थी। लेकिन अगर मैं घर से थोड़ा बाहर भी निकलूँ तो एकदम मेरा चेहरा, ये आँखें पूरी फट गई थी, ये पूरा मतलब एकदम डरावना सा हो गया। आप उस टाइम की देखते तो आप खुद भी डर जाते, इतना भयानक चेहरा था मेरा। उस टाइम पे मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा मुझे हमेशा समझाते थे कि कोई बात नहीं, तुमने उस चेहरे से कुछ नहीं किया, इस चेहरे से कुछ करोगी लोग। और उस टाइम पे मतलब मेरे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने बोला था कि इसको जहर का इंजेक्शन दे दो, ये मर जाए, इसके ज़िंदा रहने से कोई मतलब नहीं है। और मतलब इस तरीके से बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मेरी फैमिली मतलब मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। समाज और लोगों का रवैया बदल गया था सिर्फ आपके हाँ, पिताजी मतलब मेरी का? फैमिली का वैसे ही था, लेकिन मेरे पापा से मुझे ज़्यादा लगाव है, मुझे अपने पापा से ज़्यादा प्यार है था। तो लोगों की आपके प्रति सहानुभूति थी या वो आपसे दूरी बना? वो सबने दूरी बना ली थी। सबने मतलब आस-पड़ोस वाले भी मतलब एक समाज, जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था, आस-पास बहुत सारे लोग खड़े थे। मेरी कंपनी में करीब 500 लोग काम करते थे। कौन लेकिन सी कंपनी? एक मतलब उधर राजाजीपुरम में कंपनी थी, वहाँ टीवी और ये मोबाइल्स के पार्ट्स वगैरह बनते थे। 500 लोग काम
500 लोग काम करते, लेकिन जब अटैक हुआ वहाँ मैं ज़मीन में पड़ी थी, तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने पुलिस वालों को कॉल नहीं किया, किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन नहीं किया था। सिर्फ मेरी जो फ्रेंड थी सिर्फ उसने किया। तो और बाकी हम समाज को क्या, कौन खड़ा हुआ? कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता है ऐसे टाइम पे। तो मतलब एक टाइम पे ये होता है कि समाज में सबको किनारे कर देता है, ऐसा सोचता है कि हम किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। लोग इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार करते हैं। कई बार सुना जाता है कि जो पीड़ित होती हैं, खासकर सर्वाइवर, एसिड सर्वाइवर, उनके उनके न्याय के लिए, उनके पुनर्वास का जो रास्ता होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी लंबा होता है। आपके केस में पुलिस और अदालतों से आपको जो न्याय की आपने लड़ाई लड़ी है, कुछ दिन आप कोर्ट कचहरी में भी रही होंगी, केस चला होगा, वो बहुत किस तरह टाइम के थे? मतलब मैं ऐसा बताऊं कि मतलब मैं एक भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि भगवान ने मेरा केस अपने आप ही बंद करा दिया। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, केस बंद हो गया। कि मैं कानून पे से बताऊँ तो मैं कानून पे सच में विश्वास नहीं करती। जब तक कि केस चला तब तक मैं बताऊँ सिर्फ मैं जाती थी, मैं मेरे मम्मी पापा जाते थे, मेरे हस्बैंड कभी नहीं आते थे तारीख पे, उनके घर से भी कोई नहीं आता था। मतलब पीड़िता जाती है लेकिन सामने से वो जिसने क्राइम किया है वो कभी नहीं आता है। और ऐसे टाइम पे बताऊँ मैं जैसे दिल से बता रही हूँ कि मुझे कानून पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अभी भी लड़कियों के हमारे वहाँ और भी सर्वाइवर हैं, उनके 15-15 सालों से केस चल रहे हैं, लेकिन हर केस पे जो जो पीड़िता होती है वो जाती है, जो क्राइम करता है वो कभी नहीं आता है, और तब भी कानून कुछ नहीं करता, सिर्फ पैसे लेके छोड़ देता है। मतलब मुझे इतनी गुस्सा है कानून से, मतलब मैं कानून से मैं सच में बहुत ही, मैं उससे कभी खुश नहीं हूँ। आज भी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे नियम बनाए, बहुत कानून है, लेकिन आज भी एसिड जो है वो बाजार में बिकता है, खुलेआम। इस पर आपकी क्या राय है? इस पे मैं बताऊं कि कानून को ना बहुत अच्छे से, जैसे डीएम को हर एक क्षेत्र में घूम घूम के देखना चाहिए। अभी भी एसिड अटैक हो रहे हैं। अब अभी मैं बताऊं, मैं सिरोज में रीच आउट देखती हूँ, जिनके ऊपर अटैक हो जाता है, मैं उनका इलाज, उनके ऊपर केस का क्या रहा है, ये सब मैं देखती हूँ सिरोज में। वहाँ पे ये मतलब एसिड तो आज भी खुलेआम मिल रहा है, गांव में भी मिल रहा है। गांव में गांव की लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक हो रहा है, उसके रेप करके उनके ऊपर एसिड डाल दिया जा रहा है। तो मतलब ऐसा है कि कानून को इस पे और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। डीएम को, जो यहाँ के डीएम ये नाले और ये सब चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन आप दुकान दुकान जाके एसिड का क्यों नहीं देखते हो? और बिना आईडी का जब सरकार ने लोग किया कि बिना आईडी का एसिड नहीं मिलेगा, अभी हम लोगों ने 2 साल पहले कैंपेन चलाया था कि स्टॉप एसिड अटैक का, मतलब 1 महीने का हम लोगों ने किया था सर्वे। 1 महीने में हम खुद बिना आईडी का एसिड लेके आए हैं। इस सोचिए, तो सोचिए कानून क्या ही कर रही है। आज भी देख, कानून बहुत बनता है लेकिन कानून को कोई फॉलो नहीं करता है। कानून मतलब डीएम को इन लोग को खुद जाके सब करना पड़ेगा। दुकान में अभी भी खुलेआम एसिड बिक रहा है। सरकार ने बहुत सारी मुआवजा, बहुत सारी स्कीम बनाई, क्या सचमुच में उससे कोई मदद मिलती है? आप तो 10-15 साल मैं से ऐसे बताऊं कि मैंने कंपनसेशन, जो हमारा 3 लाख कंपनसेशन मिला 2011 में 12 में सॉरी 2012 में मैंने अप्लाई किया था, 2018 में मिला जब मैं शिरोज से जुड़ी तब कंपनसेशन। और अभी जब योगी सरकार बनी है तब इन्होंने 1 लाख रुपए का कंपनसेशन काउंट किया है, लेकिन 3 साल से मैं दौड़ रही हूँ, आज भी कंपनसेशन मुझे नहीं मिला। मैं कैसे बता दूँ? अभी कितनी और लड़कियां जिनको कंपनसेशन, ये खाली कहने, मतलब मैं कानून से इतनी गुस्सा हूँ कि ये सब कहने की बातें होती हैं। डीएम ऑफिस जाओ, डीएम ऑफिस कहता है वहाँ जाओ, वो कहते हैं वहाँ जाओ। अब 2011 में ऑनलाइन केस नहीं होते थे, सब ऑफलाइन होता था। अब उस पुलिस वालों ने चार्जशीट नहीं दिया, चार्जशीट की वजह से आप जो है कंपनसेशन आज नहीं दे रहे हो मुझे। 3 लाख रुपए तो हमारे उसके बिना ही मिला था। और आज भी जब भी डीएम ऑफिस जाओ वो कहते हैं कि आप चार्जशीट लाओ, और अब बोल रहे हैं कि ये कंपनसेशन नहीं मिलता है। हमारे इलाके की 2 लड़कियों को दिया आपने और हमें ही देने में क्या आफत आ रही है आपको? अब मैं बता 2023 से मैं दौड़ रही हूँ, आज भी मैं दौड़ रही हूँ, सारे पेपर दे चुकी हूँ 4 बार, लेकिन वो लोग कंपनसेशन, इतनी आसानी से कंपनसेशन इन लोग से निकलवाना आसान भी नहीं होता है। और दूसरी योजनाएं उनको पुनर्वास के लिए, उनके रहने के लिए या रोजगार के लिए जो ये तो मतलब मैं सच बताऊँ, सब सिर्फ कहने की बातें होती हैं। कानून सरकार बहुत सारे नियम, बहुत सारे लॉ निकालती है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिलता। आज भी हमारे वहाँ इतनी 500 सर्वाइवर, 500 में आप किसी से पूछ लीजिए कि किसी को भी कुछ भी मिला हो। पेंशन तक रोक दी गई हम लोग की, क्यों रोकी गई? पता नहीं क्यों। सिर्फ 2 महीने आई, मतलब हम लोग को पहले इन सब चीज़ों के बारे में नहीं था। जब हमने अप्लाई किया, सब कुछ किया, फिर अभी जून और जुलाई जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का पेंशन आई, फिर अभी पेंशन बंद कर दी इन्होंने। और वहाँ जाओ तो वो लोग अजीब तरीके से बातें करते हैं, तो मतलब इसलिए जाने वाने का तो मन नहीं करता मेरा। मैं सच, सरकारी सरकारी कर्मचारी जो डीएम ऑफिस में ये लोग बैठते हैं, जो पेंशन के अधिकारी बैठते हैं,
डीएम ऑफिस में मुझे इतनी गुस्सा आती है, मैं डीएम को 10 लेटर दे चुकी हूँ, लेकिन अभी तक एक भी रिप्लाई नहीं आया। आप बताइए। और रहने की बात, मैंने कितनी बार फॉर्म भरा, मतलब मैं सही बताऊँ, एक भी कानून, एक भी सरकारी योजना हम लोग को तो नहीं मिलती है। मैं वैसे दिल से बता रही हूँ। और अभी जनवरी में एक एसिड अटैक हुआ, 1 मार्च में हुआ, उन सर्वाइवर को अभी तक मुआवजा क्यों नहीं मिला भाई? वो कहाँ की एसिड अटैक की घटना है? गोंडा की है, हम कहते हैं किस गोंडा की है, और अभी एक बलरामपुर का आया हमारे पास केस। अच्छा। अभी तक किसी को कंपनसेशन क्यों नहीं मिल रहा है? मतलब मैं ऐसे बताऊँ, सिर्फ कहने की बातें सरकारी हैं। सिर्फ सब कहने की बातें होती हैं, किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। और हमारे सर्वाइवर पढ़ाई, इतनी अच्छी पढ़ाई कर करके सरकारी जॉब की ट्राई कर रही है, उन बेचारियों को भी नहीं मिल रहा हाँ, है। ये मेरा अगला सवाल भी था कुंती आपसे, कि अभी एक रिपोर्ट आई कि जो एसिड सर्वाइवर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पाता है और बड़ा उनको दिक्कत होती है। हाँ तो जी। सरकार ने ये व्यवस्था की कि मतलब सरकार ने कहा, हुआ या नहीं हुआ ये तो आप बेहतर बताएंगे, कि हम ऐसी एसिड अटैक सर्वाइवर लड़कियों को, महिलाओं को उनके रोजगार की व्यवस्था करेंगे। लेकिन क्या उसकी हकीकत क्या है? जैसा आप बता रही हैं, वाकई में ये दिक्कत है? आप किस तरह से क्या कर रही मैं हैं? से कैसे बताऊं दूर कि कर रही हैं? मतलब शिरोज छाँव फाउंडेशन अगर नहीं होता ना, तो सच में बता रहे हैं, आज एसिड अटैक सर्वाइवर जिंदा नहीं होती। मतलब मैंने इतना देखा है अटैक के बाद, मतलब मैंने बहुत सारे, मेरे घर की हालत बहुत ख़राब थी, मैंने बताया खाने को नहीं थे। मैंने जॉब के लिए बहुत जगह ट्राई किया, कहीं भी जॉब नहीं दी गया, इसलिए कि आपका चेहरा ख़राब है, मेरे कस्टमर डर जाएंगे, इस तरीके से बातें हुई। ठीक, फिर छाँव फाउंडेशन खुला, छाँव फाउंडेशन शिरोज हैंग आउट। अगर यहाँ पे लड़कियों को जॉब नहीं देते हैं, पहले तो जिनके ऊपर अटैक होता है उनका इलाज कराते हैं, उनका केस में क्या चल रहा है वो देखते हैं, फिर उनको यहाँ जॉब देते हैं। जॉब क्या इतना वो कर देते हैं कि वो दुनिया के सामने रह खड़ी होकर अपनी बातें लोगों से कह सकें। जॉब तो फिलहाल आज के टाइम पे कोई भी नहीं दे रहा है सर्वाइवर्स को। नहीं, गवर्नमेंट के लेवल पे जो सपोर्ट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं मिलता। हमारे में कितनी लड़कियां इतनी पढ़ी पढ़ी, मैं बताया, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जॉब के लिए इतनी बार ट्राई करी, इतने सालों से ट्राई कर रही हैं, अभी तक किसी को भी जॉब नहीं मिली है, एक भी कोई। अभी एक सर्वाइवर थी, उसके पापा जी पुलिस में थे, तो वो, उसका कोई छोटा भाई है, बड़ा नहीं है, वो अपने पापा की नौकरी पाने के लिए करे, बेचारी आज तक वो प्रयास ही कर रही है। आप वो सोचिए, मतलब ऐसे कानून की सरकारी कोई भी सुविधा सर्वाइवर को तो नहीं मिल रही है, चाहे जॉब हो, चाहे घर हो, चाहे कंपनसेशन हो, ये कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपके परिवार का जब आपका कठिन वक्त था शुरुआती दिनों में, आपका परिवार का, आपने बताया कि आपके पिता का आपको सपोर्ट मिला, परिवार के बाकी लोगों का आपको बहुत सपोर्ट नहीं मिला? मतलब मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, मेरे भाई बहन सब छोटे हैं, तो हमारी फुल फैमिली का सपोर्ट था मेरी बस। तो आप ये बता रही हैं कि एनजीओ जो है या कुछ इस तरह के जो संगठन है, उनका एक बड़ा सपोर्ट मिलता है इस तरह की जो सर्वाइवर होती है उनको। हाँ, मतलब मैं बताऊँ, 2014 में ये शायद छाँव फाउंडेशन शुरू हुआ था, और मेरे ऊपर एसिड अटैक 2011 में। उस टाइम पे मतलब मुझे ऐसे शिरोज़ के बारे में नहीं पता था। मुझे शिरोज़ के बारे में 2017 में अपने वकील के थ्रू पता चला था। मेरे जो वकील जो मेरा केस लड़ते थे, उन्होंने मुझे शिरोज़ के बारे में बताया था। तो तब मैं शिरोज़ आई, मैं शिरोज़ से तब से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ, अभी जितनी सर्वाइवर अटैक हो रहा है और हमें पता चलता है न्यूज़ के थ्रू या पेपर के थ्रू, जैसे पता चलता है तो हम उनके पास जाते हैं, हम उनका भी फुल सपोर्ट करते हैं। तो इसको बजट या फंडिंग वगैरह कुछ गवर्नमेंट होता है? गवर्नमेंट तो कुछ नहीं देती है, उससे हम नॉर्मली फंडिंग किसी ने दे दिया तो दे दिया, नहीं तो हमारी संस्था, हमारे 3 कैफ़े हैं। रहने वगैरह के लिए आपके लिए गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट किया था पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने? हाँ, वो पहले अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी, तब हमें ये जो हमारा शिरोज़ कैफ़े लखनऊ में अम्बेडकर पार्क के सामने, वो जगह अखिलेश यादव जी ने हमें दे रखी है, और हॉस्टल के 4 रूम दिए थे, बल्कि और अभी वो हॉस्टल शायद टूटने वाला है, तो इसलिए हम लोग को नोटिस दिया गया वो खाली करने के लिए। और बाकी अगर आप, क्या कहा गया उसमें कि आप यहाँ से जाइए? हाँ, उसमें ये हो रहा कि महिला मतलब कल्याण का है, महिला कल्याण निगम का है, तो उन्होंने वहाँ से, जो हमारी वार्डन है, उन्होंने बोला कि आप लोग ये हॉस्टल खाली कर दो, और हॉस्टल शायद फिर से टूट के बनेगा। तो हमारी टीम की एक लड़की, वो पढ़ी लिखी है थोड़ा, तो उसने ये बोला कि आप हमें लिखित में दे दो आप हमें। तो उन्होंने बोला कोई लिखित विखित नहीं है, आप हॉस्टल खाली कर दो, ऐसा हमें बोला गया। लेकिन ठीक है, आप हॉस्टल हमसे ले, आप रिपेयरिंग कराओगे या बनाओगे, जो भी करो, तो आप हमें रहने के लिए कोई और तो जगह दो। वो नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, और हमें लिखित में भी नहीं दे रहे वो लोग। अच्छा।
तो इस सरकार ने या वक्त के साथ सरकारों का भी सपोर्ट आपके साथ नहीं उतना होता है इस तरह के मतलब मैंने अभी तक तो सिर्फ अखिलेश यादव जी का थोड़ा सपोर्ट देखा है, ये सरकार से तो हमें अभी तक कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला। क्या जो सोसाइटी में एक महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बात चलती है और बहुत बहस है उसको लेकर, चाहे वो एसिड सर्वाइवर हो, चाहे वो चाहे ये रेप पे दहेज का चोरी हो, रेप का हो। मैंने इससे पहले भी एक इंटरव्यू किया रेप सर्वाइवर का। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है महिलाएं कभी भी सुरक्षित नहीं है। मतलब सरकार कहती है बहुत, मतलब अब पता नहीं गलती कहाँ हो रही है। रेप आज भी हो रहा है, एसिड अटैक आज भी हो रहा है, घर में औरतें आज भी जलाई जा रही हैं दहेज को लेके। आप बताइए कौन से इलाके में, कौन से ज़िले में नहीं हो रहा है? हर जगह हो रहा है। गैंग रेप हो रहा है, अब तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ सुनने को आ रहा है कि छोटे बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। तो आप बताइए महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं? मुझे तो ऐसा लगता है महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इंसान इनफैक्ट अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। मुझे लगता है कि औरतों को, महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी चाहिए, खुद ही कुछ अच्छा सीखना चाहिए। बिल्कुल, ये सवाल मेरा भी है। क्या ये जो घटना हुई, आपकी उम्र उस समय बहुत कम थी, 15-16 साल, आपकी शादी कर दी गई क्योंकि आप उस परिवार से आती थी, और लगभग ज्यादातर परिवार ऐसे ही होते हैं हमारे यहाँ कि और उस जमाने में तो और था, उस टाइम पे जो हो भी रिश्ता सकते हो थे। गया उसको वहाँ करनी है। उसके बाद ये घटना हो गई आपके साथ, आपके ऊपर एसिड डाल दिया आपके ही पति ने जिससे आपकी शादी हुई, और शादी के बाद ही आपको ये पता चला कि आपके जो पति हैं वो किसी और के साथ संबंध है उनका। और उसके घटना के बाद जब एसिड आपके ऊपर डाल दिया गया, उसके बाद करीब 4 सालों तक आप सर्जरी और इलाज के लिए इधर उधर भागते रहे। फिर आप कोर्ट कचहरी का एक अलग संघर्ष, वो उसके तो अलग ही बाद था। आजीविका का अलग संघर्ष। इन सारी जद्दोजहद को आपने कैसे संभाला, कैसे खुद को मजबूत किया? उस टाइम पे ऐसा था कि खुद ही अंदर से ताकत आ जाती है। उस टाइम पता नहीं, मतलब बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज भी करना पड़ता, लेकिन उतना नहीं जितना कि पहले अटैक के टाइम पे हुआ था। और ये कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते, मतलब अब इतना है कि खुद ही को है ठीक है, इतना है, इतना आगे और लड़ाई कर लेंगे ज़िंदगी मतलब ऐसे ही अपने आप ही, मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप ही अंदर से हिम्मत आ जाती है। और मतलब हमारे जो ऑनर हैं आलोक दीक्षित जी, वो हम लोग को थोड़ा और ज़्यादा सपोर्ट मोटिवेट करते रहते हैं। लेकिन आप ये सब तो तब करीब 5-6 साल बाद शुरू हुआ। 5-6 साल तक तो आप अकेली थी, आपके पिता थे। हाँ, असली लड़ाई तो आप तभी लड़ रही थी। तभी ज़्यादा था सपोर्ट। उस वक्त आपको मेंटल सपोर्ट या खुद को संभालने की ताकत कैसे मिली? मैं ऊपर वाला बस, ऊपर वाला किसी और तरह मतलब से मेरे हो गया। पापा, बस ये दो लोग ही मतलब उस टाइम पे हमारे साथ थे। मुझे ऊपर वाले ने इतनी ताकत दी कि ठीक है, अब आगे बढ़ना है, कुछ करना है, अपने घर वालों को थोड़ा सपोर्ट करना है, ये सब करते देखते देखते ठीक है, आ गई हिम्मत। आज आपकी जिंदगी का कोई सपना है जिसको आप चाहती हैं कि वो पूरा हो? कोई हाँ, सपना? मतलब मेरा एक बहुत बड़ा सपना है, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा है कि मतलब मैं कमा के अपनी मम्मी को मैं अभी अपना खुद का घर खरीद के देना चाहती हूँ। मेरा ये सपना है। मतलब अभी पिछले मंथ तो मेरे पापा की डेथ हो गई, वरना मेरा सपना था मैं अपने पापा को, उनको खुद का घर खरीद के दूंगी। अभी मेरा सपना है कि मैं दिन रात मेहनत करूंगी और अपनी मम्मी को एक घर अच्छा सा बना के दूंगी, कम से कम किराए से छुट्टी। मुक्ति मिले। हाँ, अब बहुत करीब आपके ऊपर जब एसिड अटैक हुआ, उसके बाद करीब 10-15 साल 15 साल हो चुके हैं। और इन 15 सालों में एक लंबी यात्रा आपने भी की, लंबा सफर आपने भी किया, बहुत सारी चीजें आपने भी देखी, सरकारें भी बदली, सोसाइटी भी बदली, टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई। जैसे आपने बताया डिजिटल FIR और चार्जशीट की बात हो रही है। क्या कुछ बदलाव आपको आज महसूस होता है, या अभी बहुत लंबा सफर करना है, या जो 11 में था वो 25 में है, वो 35 में है? वही है सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी बदला है। सिर्फ कहने की बातें हैं कि 2011 और 2025 में कुछ बदला है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, बस ये कि पहले FIR ऑनलाइन नहीं होते थे, अब FIR ऑनलाइन होते हैं। आज भी एसिड अटैक हो रहा है, आज भी हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है सर्वाइवर्स को। हॉस्पिटल हो गया या कोर्ट हो गया,
हर जगह सर्वाइवर को बराबर लड़ाई करनी पड़ती है, अपने हक के लिए सबको ही लड़ना पड़ता है। हर एक सर्वाइवर अपने हक के लिए लड़ ही रही है, आज भी लड़ रही है। मैं लग रहा 2011 में जो मेडिकल कॉलेज की हालत थी, आज भी 2011 में वही मेडिकल कॉलेज की हालत है। आज भी मतलब 25 में भी वही हाल है। 25 में भी वही हाल है। आज भी आप भी 2011 से लेके 2015 तक मैंने अपना खुद का इलाज कराया, अब मैं सर्वाइवर्स का इलाज कराती हूँ। आज भी हमें उतनी प्रॉब्लम करनी पड़ती है जितनी 2011 में करनी पड़ती थी। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है सच में कि मतलब कुछ भी नहीं बदला सर्वाइवर्स के लिए, या मतलब किसी के लिए भी। हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइन, कोर्टों में लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, कोर्ट में भी डेट पे डेट मिलती रहती है। पीड़िता आती है, जो क्राइम करता है वो तो नहीं आता है। आज भी तो वही हो रहा है ना। आप बताइए कहाँ से बदला अच्छा, है? जब तारीखें पड़ती हैं तो जिसने एसिड फेंका होता है उसकी वो जगह नहीं पे आता, बस वकील से बात हो जाती है, पैसा दे दो भाई, बात और खत्म। पीड़िता जाती है। और बस पीड़िता की फैमिली जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद आएगा कोर्ट में बयान होगा, उसके चक्कर में सब वो भी रुका पड़ता है। लंबी तारीखें हैं। तारीख पे तारीख चलती रहती है। और वो 2011 में जो हालत थी वो 25 में। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और मैं तो भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने अभी आपका केस नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है, वरना मैं तो ऐसे ही बंद करा देती, भैया काम खत्म। हाँ, क्योंकि इंसान कितना दौड़ता है, इंसान अपना इलाज कराए, घर वालों के पास इतना फाइनेंशियल इंसान मजबूत नहीं होता है कि कोर्ट कचहरी भी देखे, हॉस्पिटल भी देखे, फिर घर में भी तो और भी छोटे भाई बहन होते, सबको देखना पड़ता है। सरकार और कानून से आपकी अब आपने चूंकि इतना बताया, कोई अब उम्मीद है आपकी सरकार और कानून से? मुझे तो कोई उम्मीद और नहीं उनके है। लिए ना सही, लेकिन जो और और पीड़ित के आते लिए हैं, हम मतलब और सबके लिए यही कहेंगे कि कानून को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब पीड़िता सिर्फ एसिड अटैक नहीं, रेप वाली भी हो, एसिड अटैक वाली भी हो, आप सब पे मतलब कार्रवाई हमें कहने का मतलब जो जजमेंट आते हैं ना 10 15 20 साल बाद, वो थोड़ा जल्दी कर दे। जो जजमेंट का फैसला वो थोड़ा सरकार जल्दी सुनाया करे। और पुलिस वालों को भी कि पीड़िता क्या कहना चाहती है, या फिर जो जो पीड़िता है वो तारीख पे आ रहा है और वो नहीं आ रहा, तो उसमें कानून को भी तो कुछ करना चाहिए ना, कि वो भी सरकार नहीं कर सक, वो भी। हमने बहुत सारे इस तरह के इंटरव्यूज दिए होंगे, बहुत सारी बातें आपने बताई होंगी, लेकिन एक बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि सोसाइटी, हम लोग ये देखते हैं और कहा जाता है कि सोसाइटी बदल रही है, लेकिन आप कह रही हैं कि सोसाइटी वैसी ही है जो 15 साल पहले थी, या उससे 15 साल पहले थी, या आगे 15 साल। कुछ चीज़ें नहीं बदल रही किसी चीज़ के लिए। कुछ आप ऐसा कहना चाहें, आप मैसेज देना चाहें कि इस तरह की घटनाएं कम हो सके, रुक सके? हाँ, मतलब हम तो दिल से ही दुआ करते हैं कि एसिड अटैक ना हो। मतलब अगर अगर हो भी रहा है, अगर आपके आसपास आप देख रहे हो, तो आप उनका सपोर्ट करो, आप उनके साथ खड़े हो, आपको कुछ नहीं होगा। लोग बहुत सारे डर में रहते हैं कि नहीं, अगर हम कुछ सपोर्ट कर देंगे या उठा के हॉस्पिटल पहुंचा देंगे तो मुझे ऐसा कुछ होगा। तो ऐसे तो शायद ऐसा कानून नहीं है कि आप जिसके ऊपर अटैक हो रहा है एटलीस्ट आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा, उसको एक एम्बुलेंस को फ़ोन तो कर सकते हो ना। अब तो ईजिली सबके पास फ़ोन होता है, आप एम्बुलेंस को फ़ोन कर दो। आई थिंक आप वो भी ना कर पाओ तो आप कम से कम जिसके ऊपर तेज़ाब पड़ा, आप उसके ऊपर ढेर सारा पानी डाल दो, ताकि उससे थोड़ा एसिड का जलना बंद हो जाता है, थोड़ा कम होता है। जितना ही पानी गिरेगा उतना एसिड बह जाता है ऐसा करने पे। तो आप अपने आसपास थोड़ा तो लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत इंसानियत तो सब में बाकी ही हो, ये भी तो सबका सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि अब कुछ संस्थाएं हैं जो सर्वाइवर्स को सपोर्ट करती हैं, लेकिन फिर भी जो इस तरह के सर्वाइवर हैं, जो इस तरह के हालात से गुजर रही हैं, मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जो सर्वाइवर मतलब ऐसी है, मुझे लगता है कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, अपने दिमाग को खुद थोड़ा शांत करना पड़ता है और अपने हक के लिए लेकिन लड़ना चाहिए। आप ये नहीं, और अभी तो हमने थोड़ा बहुत देखा है कि कुछ लोग सामने आ रहे हैं। आप अगर एक कदम बढ़ाते हो तो कुछ लोग आपके साथ खड़े हो रहे हैं। एसिड अटैक को लेके थोड़ा सपोर्ट बहुत करते हैं लोग। अभी मतलब जब से हमने एनजीओ इस छाँव फाउंडेशन से जुड़ी हूँ, तब से मैंने देखा है कि कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जानते हैं सर्वाइवर्स को, वो उनकी थोड़ी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो और मतलब हमारा कहने का मतलब मेरे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, पर फिर भी अपने खुद के दिमाग से हमें खुद कर लिया, अपने हक की लड़ाई तो हमें हमेशा लड़नी ही चाहिए। जैसे आपके साथ घटना हुई कि आपके पति किसी और को पसंद करते थे, तो उन्होंने आपके ऊपर ही हमला किया। इसके दूसरे रास्ते भी हो सकते थे। वही तो रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं। उस आप मुझे मना कर देते कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, तो मैं चुपचाप अपने घर चली जाती। वही बिल्कुल। तो
मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ कि एक लड़की के लिए जब एसिड उसके चेहरे पे पड़ता है, और अमूमन ये भी मैंने देखा है कि चेहरे पे ही एसिड डाला जाता है, चेहरे को ही टारगेट किया जाता है। इसके पीछे की क्या देखिए साइकोलॉजी है? बहुत सारे लोगों का, मेरे हस्बैंड ने तो सर पे डाला था, ठीक, तो सर से बहता बहता इधर चला आया। और मैंने लड़कियों का देखा है जो हमारे ग्रुप में है, उनके ऊपर किसी लड़के ने प्रपोज किया, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने ऐसे डायरेक्टली एसिड डाल दिया। वो चेहरे पे इसलिए टारगेट बनाते हैं कि शायद तुम मेरी नहीं तो शायद तुम किसी और की नहीं हो जाएगी। या बहुत सारे लड़के कहते हैं कि अपनी सुंदरता पे घमंड है ना, मैं तुम्हारी सुंदरता ही छीन लूंगा। मतलब ऐसे बहुत सारे, ऐसे हमारे वहाँ क्या कहते हैं, उड़ीसा में एक दीदी हैं, उनके ऊपर एक आर्मी वाले ने एसिड डाला है, सोचिए। उनके सर पर से मतलब आधी बाल्टी थी ऐसे, वो उन्होंने सर पर से डाला, उनकी पूरी आंख मतलब पूरा फुल खराब है। आप सोचिए, आर्मी, और सिर्फ उन्होंने शादी करने के लिए मना किया था। मतलब वो, हमारी वो दीदी 3 बहनें थी, और वो लड़का, वो आर्मी वाला उनके पीछे पड़ा था, वो कह रहा था मेरे साथ रहो, मेरे से शादी करो, तो उन्होंने मना कर दिया, बस इसीलिए उन्हें एसिड डाल दिया। क्या मतलब, अपने हमें नहीं पसंद है तो हम नहीं करेंगे ना शादी आपसे, या हम आपसे प्यार नहीं करेंगे, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। अच्छा, इस घटना के बाद इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, आप तो आपस में जब आप सब सर्वाइवर्स बातचीत करती होंगी, अमूमन जो लड़कियां हैं उनको बड़ा आईने से बड़ा प्यार होता है, आईना देखती हैं, वो सजती संवरती हैं। आप लोगों की कैसे सोच बदल जाती है जब ये घटना हो जाती है, या आपस में आप लोग कैसे बात करते हैं, अगर आप बताना चाहें इसको? मतलब आपस में क्या है, मतलब ऐसे ठीक है, उस चेहरे से सजने संवरने से नफरत हो जाती है? अब नहीं होती है। अब तो हमने क्या कहते हैं, रैम्बो किया है, बहुत सारे फोटो अच्छा। किए हैं, अभी वो मूवी आई थी छपाक, मैंने उसमें भी काम किया था। हम्म। तो मतलब अब नहीं होता स्टार्टिंग में, मतलब जब तक वो सर्वाइवर ठीक से समझ नहीं जाते ना, तब तक वो अपने आप से नफरत करती है, अपने आप को मैं अपने बताऊं, मैं अपने घर में मैंने 6 साल मैंने शीशा नहीं देखा, 6 साल। अब आप सोचिए, फिर उसके बाद से आसपास, जब मैं शिरोज में आई तब से मतलब मैंने थोड़ा अपने आप थोड़ा सा अंदर ताकत मिली, थोड़ा सबको देख के ऐसा लगता है कि हाँ यार, जब ये लोग कर सकते तो हम मैं अकेली नहीं हूँ। हम अकेले नहीं है। और मेरे पापा कहते थे कि तुम्हारे ऊपर ही एक एसिड अटैक नहीं हुआ, बाहर निकलो। तब मैं जब घर में रहती थी, मेरे पापा कहते थे बाहर निकलो। बहुत सारी लड़कियां जिनका चेहरा खराब हो गया, तो क्या वो जिंदगी नहीं जीती, वो सस्ती सवरती नहीं है, उसी से मतलब। तब मुझे पापा की बात लगती थी कि हाँ। फिर जब मैं शिरोज में आई थी, तो मैंने पूरा चेहरा कवर किया हुआ था। तो जो हमारे ऑनर है, उन्होंने बोला कि चेहरा तुमने क्यों कवर किया, चेहरा तो उसको कवर करना चाहिए जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। फिर यहाँ आने के बाद से मतलब सबको देख के अंदर से बहुत अच्छा लगा, और सजना संवरना, ये रैम वॉक मॉडलिंग, मतलब अब तो सब कुछ ठीक है। बहुत थैंक यू आपका, आप आई हमारे यहाँ, हमसे बात की आपने। निश्चित तौर पे ये बड़ी मुश्किल चीज़ है कि इसको बता पाना कि क्या आप महसूस करते हैं, लेकिन एक चीज़ तो है कि ये जो सरकार या सिस्टम या पूरी जो चीज़ें बनाई गई इस तरह के सर्वाइवर्स के लिए, वो बिल्कुल फेल है। वो तो बिल्कुल ही, मतलब कोई भी मुझसे पूछे मैं तो साफ बोल दूंगी, उसे कहने की बातें होती हैं, कोई भी चीजें फॉलो नहीं की जाती हैं। मतलब सोचिए, सर्वाइवर अपने ही कंपनसेशन के लिए 5 साल धक्के खा रही है। और भी जब एक एनजीओ में हम जुड़े, मैं जब एनजीओ से 2017 में जुड़ी, तो 2018 में मुझे कंपनसेशन 3 लाख रुपए मिला था। और नॉर्मली बात ये बताइए कि 3 लाख में या 5 लाख में एक सर्वाइवर की जिंदगी, उतना तो सिर्फ 2 सर्जरी में 3 लाख रुपए हमारे चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, एक सर्जरी कराने में 1-1.5 लाख रुपए लग ही जाता है, इतना ये लाओ वो लाओ, दुनिया भर का बिल। तो आप सोचिए 3 लाख या 5 लाख रुपए, उसके लिए कोई सरकारी योजना नहीं है सर्जरी कराने? कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी, बल्कि होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ऐसा कहा है कि हॉस्पिटल में फ्री है, मेडिकल कॉलेज में एसिड अटैक सर्वाइवर सिर्फ सर्जरी। हाँ, ये इसीलिए मैं लेकिन पूछ होता रहा नहीं। मैं आज भी मैं 10-10 हजार का बिल बनवा के लेके आती हूँ। हमारे पेशेंट हमें सर्वाइवर एडमिट है, उनकी सर्जरी का इतना लंबा खर्चा आता है, हमारी संस्था देती है। मतलब गवर्नमेंट तो पहली बात तो कंपनसेशन, हम तो कहते हैं इतना सर्वाइवर को दौड़ना ना पड़े अपने कंपनसेशन के लिए। और मैं ये 1 लाख रुपए का जो योगी सरकार बनी थी, 1 लाख रुपए मुआवजा दे, आज तक 2023 से मैं दौड़ रही हूँ, 23 से 2025 आ गया, अभी तक नहीं हुआ है। आप बताइए, एक कंपनसेशन उतना तो हमारा किराया भाड़ा ही लग जाता है कि 1 लाख रुपए हमारे ऐसे भी चले जाएंगे अगर 3 साल से धक्के खा रहे होंगे। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि कानून को थोड़ा और वो करना चाहिए। मतलब मैं तो ऐसे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ गवर्नमेंट से।